गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? जब भी हमारी कोई भी एक्साइटेबल टिश्यू, वो मसल हो या नर्व हो या कोई भी टिश्यू हो, जिसे हम स्टिमुलेट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स देती है। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्स या रिएक्शन ऑफ एक्साइटेबल टिश्यू ऑन स्टिमुलेशन। अभी स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस जो है वो हमारा एनवायरनमेंट का चेंज है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट का, और ये एक एजेंट है या इन्फ्लुएंस है या एक्शन है, वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा हमारी एक्साइटेबल टिश्यू में। अलग अलग टाइप के स्टिमुलस होते हैं। एक है हमारा मैकेनिकल स्टिमुलस, जैसे कि कोई पिंच करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहा है। तीसरा है केमिकल स्टिमुलस, जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस, एसिड या बेस या कोई भी है, उसका रिएक्शन हो रहा है। या चौथा है थर्मल स्टिमुलस, जैसे कि हीट या कोल्ड। एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो स्टिमुलस यूज़ करें वो हमारा है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के कौन कौन से एडवांटेज है? एक तो ये इजीली हैंडल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, उसका जो ड्यूरेशन है वो हम इजीली एडजस्ट कर पाते हैं। उसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है वो भी हम इजीली एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। और जो स्टिमुलस होता है वो छोटे से लिमिटेड एरिया के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है वो हमारे टिश्यू को डैमेजिंग नहीं होता। क्वालिटीज़ ऑफ स्टिमुलस, तो ये स्टिमुलस की दो क्वालिटीज़ होती है, एक है इंटेंसिटी और दूसरा है ड्यूरेशन। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली 5 टाइप के स्टिमुलाई होते हैं। एक है हमारा सब मिनिमल स्टिमुलस, जिसे हम सब थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, मतलब ये मिनिमल से भी कम है, जो हमारे टिश्यू के अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पा रहा, ठीक है। इसके बाद आएगा थ्रेशोल्ड या मिनिमम स्टिमुलस या मिनिमल स्टिमुलस, जो मिनिमम स्टिमुलस चाहिए कंट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आएगा सब मैक्सिमल, मतलब ये मिनिमल से ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमल से कम स्टिमुलस है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है मैक्सिमल स्टिमुलस। मैक्सिमल स्टिमुलस मतलब ये स्टिमुलस मैक्सिमम रिस्पांस क्रिएट करेगा। और इसके बाद अगर हम मैक्सिमम से स्टिमुलस का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो रिस्पांस नहीं बढ़ेगा। तो जो मैक्सिमल से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस है उसे कहते हैं सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्टिमुलस की, वो है ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। अगर हम ये स्टिमुलस को जो ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो भी मैटर कर रहा है, ठीक है। जो अगर हमारा स्टिमुलस वीक है तो हमें लंबे समय तक उसे अप्लाई करना पड़ेगा, वीक स्टिमुलस तो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और अगर ये स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है तो उसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, जिसे एक्साइटेबिलिटी कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्साइटेबिलिटी कर्व या स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता है, ये क्या मेजर कर रहा है? ये मेजर कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस एंड ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रेंथ होता है ये एक्सिस के ऊपर और ड्यूरेशन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना हमें कम टाइम तक ये स्टिमुलस को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और लेस स्ट्रेंथ है तो हमें ज़्यादा टाइम तक ये स्टिमुलस को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये कर्व को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे ये बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेंथ लेनी है, यहाँ पे ड्यूरेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाईएस्ट दिया 8 मिलीवोल्ट है, ठीक है। और वो अप्लाई करके देखना है कि कितने ड्यूरेशन में ये टिश्यू स्टिमुलेट हो जाती है। तो ये यहाँ पे आ गया ये ड्यूरेशन, सपोज यहाँ पे हमारा 0.5 पे ये टिश्यू स्टिमुलेट हो रही है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस घटाते जाना है और देखते जाना है कि कितना टाइम लगता है कि ये टिश्यू स्टिमुलेट होती है। तो ऐसे हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे और इन सबको हम जब जॉइंट करेंगे तो हमें ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्साइटेबिलिटी कर्व है या जिसे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व भी कहते हैं, तो ये हमेशा इसका शेप जो है वो सिमिलर रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें नोट करना है। सबसे पहला है हमारा रियो बेस। ये रियो बेस का मतलब क्या होता है? रियो बेस मतलब ये हमारा मिनिमल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है जो हमें चाहिए टिश्यू को एक्साइट करने के लिए। मतलब कि अगर रियो बेस से कम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस मैं अप्लाई कर रही हूँ तो कोई रिस्पांस आएगा नहीं। ये सपोज यहाँ पे इतना है, अगर इससे नीचे गए तो नो रिस्पांस। फिर आ रहा है दूसरा यूटिलाइजेशन टाइम। यूटिलाइजेशन टाइम मतलब अगर जब मैं रियो बेस स्ट्रेंथ का करंट अप्लाई कर रही हूँ इतनी स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा टिश्यू को स्टिमुलेट करने के लिए, तो इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रियो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ करंट टू एक्साइट द टिश्यू, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा क्रोनेक्सी। अभी क्रोनेक्सी क्या होता है? क्रोनेक्सी के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरा रियो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ करंट देखो यहाँ पे इतना है 0.75, तो मुझे उससे डबल स्टिमुलस अप्लाई करना है, मतलब 1.5, ठीक है। तो जब मैं 1.5 स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई कर रही हूँ तो कितना ड्यूरेशन लगेगा मेरी टिश्यू को स्टिमुलेट होने के लिए, तो इसे कहते हैं क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी का इंपॉर्टेंस क्या है? क्रोनेक्सी जो है हमारा वो मेजर ऑफ एक्साइटेबिलिटी है। तो क्रोनेक्सी को कैसे डिफाइन करेंगे? जो मिनिमम टाइम एट विच डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैन स्टिमुलेट द टिश्यू। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्रोनेक्सी हमारा है एक्साइटेबिलिटी का यूनिट। मतलब अगर क्रोनेक्सी
कम है तो एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब टिश्यू को एक्साइट होने के लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी एक्साइटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। क्रोनैक्सी, अगर हम स्केलेटल मसल, ह्यूमन के स्केलेटल मसल की क्रोनैक्सी की बात करें तो 0.08 से 0.32 रहेगा मिली सेकेंड्स, और फ्रॉग में वो ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रॉग है हमारा पोइकिलोथर्मिक एनिमल। जो है वो हमारा स्केलेटल मसल, अगर मैं बात कर रही हूँ तो इन्फेंट में वो ज़्यादा होता है 10 टाइम्स एडल्ट से। दूसरा जो पैरालाइज्ड मसल है इसमें क्रोनैक्सी लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर कोई न्यूरोनल डिजीज़ है तो उसमें भी क्रोनैक्सी लॉन्ग होती है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो क्रोनैक्सी शॉर्ट हो जाएगी, और ये होम्योथर्मिक एनिमल में भी क्रोनैक्सी शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है, हमारी जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्ड करती है। कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो मसल है, अगर मैं स्टिमुलस दे रही हूँ तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आएगा कॉन्ट्रैक्शन से। अभी ये कॉन्ट्रैक्शन के दो टाइप होते हैं। एक है हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब टेंशन रिमेन सेम पर लेंथ चेंज होती है। जैसे कि लेंथ चेंज होती है, जैसे कि मैं मसल की मूवमेंट कर रही हूँ, फ्लेक्शन कर रही हूँ, तो आइसोटोनिक हो गया। और आइसोमेट्रिक मतलब, मैट्रिक मतलब लेंथ रिमेन सेम, टेंशन चेंजेस। और उसका एग्जांपल है, अगर मैं पुशअप्स कर रही हूँ, वॉल को पुश कर रही हूँ तो वॉल तो हिलेगी नहीं, मतलब मसल रहेगा सेम, मसल की लेंथ रहेगी सेम, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जिसके अंदर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, पर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने दिया कि जो पोस्चरल मसल होते हैं वो भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा, जब हम वॉल को पुश करने की ट्राई करते हैं तो भी हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर आ रहा है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथ ऑफ मसल चेंजेस, लेंथ शॉर्ट होती है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू टेंशन। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लेग मसल या हैंड मसल का मूवमेंट कर रहे हैं तो ये है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक है कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट, दूसरे है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, और तीसरे है पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स है हमारी थिन एंड थिक फिलामेंट्स, जिसे कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये विस्कस होते हैं और ये कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करते टू द स्ट्रेच, और ये हमारे टोटल मसल प्रोटीन के 60% होते हैं। तो सेकेंड आएगा सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, मतलब ये हमारा जैसे एक्टिन एंड मायोसिन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके सीरीज़ में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये मसल है एक्टिन मायोसिन सार्कोमियर, ठीक है। तो इसके सीरीज़ में क्या होगा, यहाँ पे मसल्स के सीरीज़ में आएगा टेंडन, तो टेंडन होगा, ठीक है। और रेस्टिंग कंडीशन में ये जो है वो पैसिव स्ट्रेच को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। थर्ड है पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ये एक्टिन मायोसिन है तो इसके पैरेलल कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ मसल, सार्कोलेमा, फिलामेंट्स, ये सब होती है, ठीक है। और ये क्या बताते हैं कि हमारा जो मसल है वो वापस से इसकी ओरिजिनल लेंथ में पैसिव स्ट्रेच के बाद कैसे आता है, वो ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट की वजह से आता है, ठीक है। तो सीरीज इलास्टिक और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं, दोनों मिलकर 40% हमारे मसल के प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हमारी जो मसल की लेंथ होती है उसकी 4 डेफिनेशन है। एक तो रेस्टिंग लेंथ, रेस्टिंग लेंथ मतलब जब हमने मसल को रिलैक्स स्टेट में रखा है तो जो लेंथ है वो। दूसरा है ऑप्टिमम लेंथ, ऑप्टिमम लेंथ मतलब जो लेंथ जब मसल के अंदर मैक्सिमम एक्टिव टेंशन डेवलप होता है, ठीक है। तीसरी है इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ मतलब इनिशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर रहा है उससे पहले। और पांचवी है इक्विलिब्रियम लेंथ, मतलब अगर जब मसल को हमने रिलैक्स कर दिया, उसको कट कर दिया है बोनी अटैचमेंट से, तो जो लेंथ आ रही है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम लेंथ। करेंगे सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, हम नर्व मसल प्रिपरेशन ले रहे हैं। हम जो मसल ले रहे हैं उसका नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, और उसको जो नर्व सप्लाई करिए वो है शायटिक नर्व। तो हम क्या करेंगे, ये शायटिक नर्व को स्टिमुलेट करेंगे और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे, ये ऐसे ड्रम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्टिमुलस देते हैं तो मसल को ट्रैक करेगा और वो रिकॉर्डिंग हम ड्रम के ऊपर ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जब हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा हमारा पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, यहाँ हमने स्टिमुलस अप्लाई किया, उसके बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, ठीक है। इसके बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर मसल का रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। और इसकी वजह से हमारे कौन कौन से पीरियड्स आते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो पीरियड उसे कहते हैं लेटेंट पीरियड, उसका ड्यूरेशन है 0.01 सेकेंड। फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बीच का आएगा कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, जिसका ड्यूरेशन है 0.04 सेकेंड। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन के बीच का आएगा रिलैक्सेशन पीरियड, जिसका ड्यूरेशन है 0.05 सेकेंड।
तो लेटेंट पीरियड क्यों होता है? लेटेंट पीरियड मतलब हमने स्टिमुलेट किया, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू होने के बीच में जो पीरियड आता है, ठीक है। तो ये क्यों होगा? सबसे पहला तो हमने स्टिमुलेट किया है नर्व को, तो जो इम्पल्स है उसको नर्व को पास करके जाना होगा। दूसरा, वो इम्पल्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू पास होना होगा। तीसरा, उसको मसल को एक्साइट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा, तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इसके बाद मसल के अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, मसल का रेजिस्टेंस है उसको भी ओवरकम करना है, और जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसका भी रेजिस्टेंस है उसे भी ओवरकम करना है, ठीक है। हमने जो रिकॉर्डिंग किया है ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो टोटल होता है शुरू होने के बाद ख़त्म होता ये पूरा, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन टाइम या टोटल ट्विच टाइम, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियन की बात करें तो ये पूरा पॉइंट ऑफ स्टिमुलस से लेके रिलैक्सेशन, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 सेकेंड या 100 मिली सेकेंड, ठीक है। और ह्यूमन में ये कम होता है क्योंकि हम जो है वो होम्योथर्मिक एनिमल होते हैं, ठीक है, तो लेस होता है। और हमारे अलग अलग मसल में भी अलग अलग होता है, जैसे हमारे मेनली 2 टाइप के मसल होते हैं, एक होते हैं हमारे रेड मसल या जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव और स्लो ट्विच मसल, और दूसरे होते हैं वाइट मसल जिसे कहते हैं फास्ट ट्विच मसल। तो रेड और वाइट मसल में क्या डिफरेंस है? रेड मसल जो स्लो होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, वाइट में मायोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। रेड के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, ये वाइट में ज़्यादा होता है क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगी जो फास्ट मसल में इंपॉर्टेंट है। रेड मसल में ब्लड वेसल ज़्यादा होती है, वो रेड कलर देती है, इसमें ब्लड वेसल कम है, ठीक है। रेड मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होती है और वाइट में माइटोकॉन्ड्रिया कम है। रेड मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसके सब पीरियड्स लॉन्ग होंगे, लॉन्ग लेटेंट पीरियड, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पीरियड, साथ साथ में कॉन्ट्रैक्शन है वो भी पावरफुल नहीं होगा रेड मसल में, ठीक है। पर जो रेड मसल है ना वो लंबे टाइम तक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि वाइट मसल है वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड मसल में जल्दी फटीग नहीं होता, स्लो होता है, और वाइट में फटीग जल्दी हो रहा है, ठीक है। और रेड मसल जो है वो उसको अपनी एक्टिविटी के लिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए और इसके लिए एटीपी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जबकि वाइट मसल में ग्लाइकोलिसिस है वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो एक आ रहा है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, दूसरा है नंबर ऑफ स्टिमुलस, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है लोड, और फिफ्थ है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। ये फैक्टर्स और आगे की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।